अस्सलामुअलैकुम। आज का वीडियो एक कंप्लीट एग्ज़ाम रेस्क्यू गाइड है उन सब 11th क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जो कंफ्यूज हैं कि इतने लंबे सिलेबस में से क्या इम्पॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। सबसे पहले जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है सेल ऑर्गेनल्स। इसमें मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में ईदर इन द फॉर्म ऑफ MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं वो यहाँ पर मैंने इन लिस्ट कर दी हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेल मेम्ब्रेन के लिपिड बायलेयर मॉडल के बारे में भी पूछा जा सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है जो कि कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स हैं जो कि न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हो रही होती हैं। उसके अलावा ग्लाइऑक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स और परऑक्सीसोम्स के बारे में भी पूछा जा सकता है और इनका मेन फंक्शन आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। बेसिकली ये लिपिड बायलेयर में इनक्लोज स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक कोई ना कोई फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल परऑक्सीसोम जो होते हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड की ऑक्सीडेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम्स एक्ट एज फेगोसोम्स एंड दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। Other than that we have plastids and most important plastid is chloroplast। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप अच्छे तरीके से याद कर लें और इसमें थाइलाकाइड का क्या फंक्शन है, स्ट्रोमा और ग्रैनम का क्या फंक्शन है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है और इनका फंक्शन क्या होता है ये आपने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है और यहाँ पर रिस्पायरेशन होती है। उसके अलावा गोल्जी बॉडीज़ प्रोटीन मैच्योरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप सेल का प्रॉपर जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो भी प्रिपेयर कर लें। हर ऑर्गेनल का आपको पता होना चाहिए कि उसकी प्लेसमेंट कैसी होती है और उनकी शेप किस तरह से होती है और उनका फंक्शन क्या होता है, ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर एंजाइम्स में आपको हॉलो एंजाइम्स और एपो एंजाइम्स का डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। एपो एंजाइम्स आर बेसिकली द प्रोटीन पोर्शन विच इज इनएक्टिव एंजाइम and hollow enzyme is the whole enzyme and it is the active when the coenzyme is attached to it. So other than that you have to prepare the optimum conditions which are necessary for enzymes activity like pH and temperature, and you also have to remember the difference between induced fit model and key and lock model of enzymes. आप बहुत डिटेल में अगर ना भी जाएं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये लॉक फिट मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो क्या होता है और जनरल डेफिनेशंस जो एंजाइम के चैप्टर में दी गई हैं वो आपने याद रखनी है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में या MCQs में पूछ ली जाती हैं। फिर उसके अलावा आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स का डिफरेंस आना चाहिए, इनकी एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर करें। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में से भी अक्सर पॉलीसेकेराइड्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके अलावा आपने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि अमाइनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन होता है और इसके अलावा अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है और एक R ग्रुप अटैच होता है जो कि वेरी कर रहा होता है हर अमाइनो एसिड में। फिर उसके अलावा आपने प्रोटीन्स के फंक्शन भी याद करने हैं। जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, उसके अलावा प्रोटीन्स और DNA, इनका फंक्शन आपको एटलीस्ट 3 और 4 फंक्शंस आने चाहिए। फिर आपने एसाइल ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है जो कि बेसिकली ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स की रिएक्शन से बनता है और ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके अलावा आपने DNA और RNA का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से और बहुत इजी भी है। देन इन केस ऑफ बायो एनर्जेटिक्स आपको जो चीज़ें आनी चाहिए वो ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस में अगर हम देखें तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड सी फ्लो चार्ट है ग्लाइकोलिसिस का। आपकी टेक्स्ट बुक में काफ़ी डिटेल्ड मेंशन है। अगर आपसे वो याद नहीं हो रहा तो आप एटलीस्ट ये जो सिंपलेस्ट चार्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ये आप प्रिपेयर कर लें, जहाँ पे सिंपली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और फिर आगे फर्दर ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस रिएक्शन के दौरान
यूटिलाइज हो रहे होते हैं और फिर आगे फर्दर जो है ग्लाइसर अल्डिहाइड पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड सी डायग्राम है ग्लाइकोलिसिस की। अगर आपसे डिटेल्ड डायग्राम प्रिपेयर नहीं हो रही तो एटलीस्ट आप ये प्रिपेयर करें, वरना मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डिटेल डायग्राम प्रिपेयर करें। उसके अलावा जो है वो हमारे पास क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल को भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन अक्सर पूछ ली जाती हैं कि रिस्पायरेशन की टाइप्स बताएं, जिसमें एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन आता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन को अक्सर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है और फर्मेंटेशन की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। तो आपने वो एक फ्लो चार्ट प्रॉपर जो है वो प्रिपेयर कर लेना है कि कैसे किस तरह की इसकी टाइप्स होती हैं और आगे आपने एग्जाम्पल भी बता देनी है। फिर इन केस ऑफ वायरसेस आपको पता होना चाहिए कि एक टिपिकल वायरस का क्या स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप बैक्टीरियोफेज की एग्जांपल दे सकते हैं। फिर लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। लाइटिक साइकिल में बेसिकली जब वायरस बैक्टीरिया को इन्वेट करता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वायरस बैक्टीरिया को या किसी भी होस्ट को इन्वेट करता है तो होस्ट सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है एट द एंड और लॉट ऑफ कॉपीज ऑफ वायरस आर रिलीज्ड। एंड इन केस ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल जो वायरस का जीनोम है वो होस्ट के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है और फिर रेप्लिकेट होता रहता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और डायग्राम भी प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा HIV वायरस का लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए और प्रायोन्स और वायरॉन्स का डिफरेंस आना चाहिए कि इनकी डिफरेंस क्या है और इनकी एक या दो डिजीज प्रिपेयर कर लें जो कि प्रायोन्स या वायरॉन्स काज करते हैं। फिर हमारे पास माइक्रोब्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फिर उसके अलावा आपको एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें कि वहाँ पर एक फ्लैजिलम होती है, एक सेल वॉल होती है, समटाइम्स कैप्सूल इज आल्सो प्रेजेंट एंड देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा फिर न्यूक्लियोइड होता है जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट जहाँ पर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया का, साइटोप्लाज्म होता है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइक्रोब्स में वो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, जिसके 4 इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। ये कर्व आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर साइनोबैक्टीरिया का आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लें और कुछ एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर लें। फिर उसके अलावा आप जो माइक्रोब्स में या बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, 3 मेथड्स, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों आपने याद रखने हैं और इनमें मैकेनिज्म बेसिकली क्या यूज़ हो रहा होता है वो आपने याद रखना है। फिर प्रोटिस्ट में आपने जो चीज़ें बार बार पूछी जाती रही हैं पास्ट पेपर्स में वो डायटम्स हैं। उसके अलावा एपीकॉम्प्लेक्सेस हैं और इनका लाइफ साइकिल है। और उसके अलावा जाइगोमाइकोट्स, एस्कोमाइकोट्स और बेसिडियोमाइकोट्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। और माइक्रोराइजे और लाइकेंस के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर माइक्रोराइजे और लाइकेंस पर शॉर्ट क्वेश्चन आज पूछा जाता है। एपीकॉम्प्लेक्सेस का भी लाइफ साइकिल भी आप याद रख लें। किंगडम प्लांटे अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इसमें जो 3 चीज़ें आप लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, उसके अलावा कैपिट्यूलम और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का डिफरेंस आपने याद रखना है लाजमी। किंगडम एनिमेलिया भी अक्सर बहुत ही टफ माना जाता है, स्टूडेंट्स बहुत ही इसको मुश्किल जो है वो तस्वुर करते हैं। इसमें अक्सर जो मैंने पास्ट पेपर्स में ट्रेंड देखा है वो डेफिनेशंस मोस्टली जो पूछी जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में वो ये है कि पॉलीमार्फिज्म, रेडिएटा, बायोलेट्रिया, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम्स जो होते हैं या एसिलोमेर्स जो होते हैं, सीटोसिलोमेर्स होते हैं, इनकी डेफिनेशंस आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है और 1 या 2 एग्जाम्पल्स आपकी प्रिपेयर कर लें। फिर उसके अलावा आप जो हैं वो हर फाइलम का नाम याद कर लें और उसके जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बेसिक 4-5 करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लाजमी याद रखें और उनकी 1-2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद रख लें। और उसमें इन सब फाइलम्स में जो फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और उस वर्टिब्रेटा फाइलम में भी जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स हैं उस पर ज़्यादा आपने फोकस रखना है।
पर अगर हम प्लांट के फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्लांट फंक्शन, जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस आना चाहिए आपको। वाटर पोटेंशियल, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, इन सब चीज़ों की डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। और उसके अलावा प्लांट्स हार्मोन्स के नाम याद रखें और उनके 3 या 4 फंक्शन आप याद रखें, इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन या फिर MCQs में पूछे जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एलिमेंट्री कैनाल का ये जो पूरे ऑर्गन्स हैं आपको इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए, और हर ऑर्गन का जो स्पेसिफिक फंक्शन है और हर ऑर्गन में जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो आपने याद रखने हैं। और हर ऑर्गन में जो स्पेसिफिक जिस तरह से डाइजेशन होती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन, इधर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल डाइजेशन, या फिर इधर दी अब्जॉर्प्शन, वो सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट प्रिपेयर कर लें और इस डायग्राम को भी प्रिपेयर करें, क्योंकि हार्ट की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये डायग्राम ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके अलावा थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म आपको आना चाहिए। एक और डिजीज़ जो कि अक्सर पूछी जाती है वो है एथीरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। उसके अलावा साइनोसिस के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सी डिजीज़ है, और हाइपरटेंशन के बारे में आपको जनरल ओवरव्यू होना चाहिए। अब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको कहा था कि सरप्राइज़ है, वो ये है कि मैंने इम्यूनोलॉजी चैप्टर जो है वो उसके सिंप्लीफाइड नोट्स बनाए हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। आप वहाँ पे उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। पूरे चैप्टर को मैंने 4 या 5 पेजेस में समराइज़ किया है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये मैंने PDF जो है वो एंड में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देना है। इसमें मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में एक्सप्लेन किया है कि कौन से ऑर्गन्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जितने भी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, उन सब के फंक्शन को समराइज किया है। उसके अलावा इंटरफेरॉन्स का रोल, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इन सब चीज़ों को मैंने समराइज कर दिया है इन नोट्स में। फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और हीमोरल रिस्पॉन्स का कंपैरिजन जो है वो इस तरह से कर बताया हुआ है। फिर उसके अलावा एंटीबॉडीज़ की टाइप को भी एक्सप्लेन किया है और उनका एक एक्रोनिम भी बनाकर आपको दे दिया है, गेम्ड, जिससे आप जो है वो एंटीबॉडीज़ की टाइप्स को इजीली याद कर सकते हैं, विच इज़ इम्यूनोग्लोब्यूलिन G, A, M, E and D। देन आई हैव इंक्लूडेड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, और एक फ्लो चार्ट में हर टाइप को और उसके सब टाइप को एक्सप्लेन कर दिया है विद एग्जाम्पल, और MHC1 और MHC2 का डिफरेंस भी बता दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के चैप्टर में। तो ये 4 से 5 पेजेस हैं जो आप एग्ज़ाम में सिर्फ रिवाइज कर लें, 20 या 30 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, तो आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। तो मैं भी आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके भी इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना लें, अगर आपके पास टाइम है तो, और अगर नहीं है तो फिर आप जो है वो इस चैप्टर को कंसल्ट कर लें। और अगर आप मज़ीद चैप्टर्स चाहते हैं तो आप कमेंट में जो है वो टाइप कर दें कि आपको मज़ीद इस तरह के चैप्टर्स चाहिए। थैंक यू।